नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद अभिषेक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं। इस क्लास में जो है हम लोग मूल विधि के अंतर्गत बीएनएस टॉपिक को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हम लोग ने जो है कई सारी जो है धाराओं को कवर किया है। आज उसी क्रम में आगे वाली धाराओं को जो है हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। ये क्लास जो है आपके यूपीएसआई, ठीक, यूपीएसआई से रिलेटेड क्लास है जो कि 2025 में आने की उम्मीद है। किसकी उम्मीद है? यूपीएसआई की। ऐसा नहीं है कि जो लोग यूपीएसआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे। आप लोग अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक इस क्रम में जो है आज की जो धाराएं हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं जो सेक्शन 2 किस चीज़ का है, इसमें परिभाषा बताया जाता है। सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 में परिभाषाएं लिखी हुई है। तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 का सब कॉज 28। ठीक है, सेक्शन 2 का सब कॉज 28 किसके बारे में बताता है? लोक सेवक की परिभाषा, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को जो है ये डिफाइन करता है। किसकी परिभाषा को डिफाइन करता है? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट की। पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आप देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर। ठीक है, जितने भी इसके कमीशन ऑफिसर होंगे वो सभी आपके जो है पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक न्यायाधीश भी जो है लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी में कौन कौन से? समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये सभी आपके क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट हैं। न्यायालय की सहायता करने वाले व्यक्ति भी आपके जो है लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। पंचायत के सदस्य, ये भी आपके जो है पब्लिक सर्वेंट हैं। और प्रत्येक मध्यस्थ अर्थात ऑर्बिट्रेटर जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझिए जो मध्यस्थता कराता हो जिसकी नियुक्त, ठीक है, वो जो है आपके जो है वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। सरकार, कैसा सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी, सेंट्रल के और स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। ठीक, और देखते हैं कौन कौन आता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली अर्थात इलेक्टोरल रोल को तैयार करता है, प्रकाशित करता है, बनाए रखता है, रिवाइज अर्थात ठीक करता है, जो उसमें त्रुटि हो उसको जो ठीक करता है, उसको जो बनाए रखता है, प्रकाशित करता है, तैयार करता है, वह सभी व्यक्ति जो है आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ठीक, लोक सेवक, कौन सा सेवक? लोक सेवक कहलाएगा। फिर देखते हैं कौन कौन और हैं। चुनाव व चुनाव के किसी भाग को संचालित कराने वाला व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। इसमें नोट देखिए आप, नगर पालिका आयुक्त भी आपका पब्लिक सर्वेंट होगा, सीएम मुख्यमंत्री भी आपका पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कोतवाल या फिर थानाधिकारी जो होंगे ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? जो है पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। अब और इम्पोर्टेंट आता है कि इनमें से कौन जो है लोक सेवक नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। कौन नहीं है? एमएलए का मतलब आप समझते हैं ना, विधायक। बहुत सुने होंगे जो है आप लोग कि हमारा विधायक ऐसा बा। ठीक, तो जो आप लोगों के यहाँ जो विधायक होंगे वो आपके जो है क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट नहीं है। दूसरा, आर्मी में जो जेसीओ और एनसीओ इस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो आपके जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। ठीक, जेसीओ भी नहीं है,
और आपके एनसीओ रैंक के अधिकारी जो हैं वो आपके पब्लिक सर्वेंट के श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, अगली धारा को समझते हैं। अगली धारा किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। अगली धारा जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है, विशेष विधि। किससे, विशेष विधि, अर्थात स्पेशल लॉ की परिभाषा को ये डिफाइन करता है। आपको पता है जो है सेक्शन 2 में हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, परिभाषा की। तो उसी का टॉपिक अभी चल रहा है और उम्मीद है कि आज ये खत्म हो जाएगा। कल से जो है हम लोग एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष विधि की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है, ऐसे विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती हो, वो आपके विशेष विधि की परिभाषा में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं अफीम, मवेशी अतिवाहर, जुआ, रेलवे, आबकारी आदि से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं या जितने भी लॉ हैं, विधि हैं, ये सभी आपके जो है विशेष विधि स्पेशल लॉ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा किससे रिलेटेड है, ये है आपका सेक्शन 2 का 31। इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 2 के 31 में क्या कहा गया है, मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति से आशय है आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसे दस्तावेज से यहाँ पे संबंधित है जो कानूनी अधिकार से हों, सृजित अर्थात क्रिएट करते हों, विस्तृत डिटेल बताते हों, आंतरिक अर्थात ट्रांसफर लेटर, प्रतिबंध लगाना रिस्ट्रिक्ट, मुक्त करना रिलीज, ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इन 5 को परिभाषित करता हो। ठीक है, ये सभी आपके जो है मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आएंगे। जैसे कल आपका ट्रांसफ़र होता है तो जो आपका ट्रांसफ़र लेटर आएगा वो भी आपका मूल्यवान प्रतिभूति है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो क्रिएट किया जाता है ना, कोई चीज़ सृजित की जाती है आपको, तो वो जो है आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो ये सभी क्या है आपके जो है मूल्यवान प्रतिभूति हैं। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड किससे संबंधित है, सेक्शन 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अगली धारा में। अगली धारा जो है आपका ये सेक्शन 2 का सब कॉजेस 32 है। इसमें जलयान अर्थात जहाज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अगली धारा देखते हैं, सेक्शन 2 का 34 वसीयत की परिभाषा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये आईपीसी में कौन सी धारा थी, 31। आईपीसी की 31 धारा को बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया है सेक्शन 2 का 34। ठीक, अगली धारा देखते हैं। अगली धारा किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है सेक्शन 2 का 35 महिला की परिभाषा, अर्थात वुमेन की परिभाषा से कौन सी धारा संबंधित है, सेक्शन 2 का 35। ठीक है, इसका जो संबंध है किसी भी आयु की महिला से है। महिला हो, आयु से उस पर जो है कोई डिपेंड नहीं करता है, किसी भी एज की महिला हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलते हैं जो है अगले धारा की तरफ। अगला धारा है सेक्शन 2 का 36। सेक्शन 2 का 36 क्या कहता है, सदोष लाभ, अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन की परिभाषा जो है ये सभी आपका जो है धारा जो है 2 के 36 में आते हैं। सदोष लाभ कैसे, गैर कानूनी ढंग से, तो सदोष लाभ से क्या आशय है, सदोष लाभ की परिभाषा के अंतर्गत आता है गैर कानूनी ढंग से। किससे, गैर कानूनी ढंग से। दूसरा क्या है, संपत्ति का लाभ लेने वाला संपत्ति का वैध हकदार ना हो, या सॉरी लाभ लेने वाला संपत्ति का वैध हकदार हो। तो ये सभी आपका किस में आएगा, सदोष लाभ की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलते हैं अगली धारा को समझते हैं। अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा कहती है ये है सेक्शन 2 का 37। ये आपको बताती है सदोष हानि की परिभाषा। सेक्शन 2 की 36 क्या कहती है, सदोष लाभ। ये आपका क्या बताता है, सदोष हानि। सदोष हानि के अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग, सदोष हानि के अंतर्गत देखते हैं गैर कानूनी ढंग से जो हानि होती है वो आपका सदोष हानि में आएगा। संपत्ति का हानि लेना, ठीक है, या होना, सॉरी यहाँ पे लेना गलत कर दिया है,
यहाँ पे होगा संपत्ति का हानि होना, ठीक, संपत्ति का हानि होना, या फिर जिसको हानि हो रही हो वह संपत्ति का वैध हकदार हो। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सदोष हानि के अंतर्गत आएंगे। अब चलते हैं यहाँ से, जो है जितने भी आपके परिभाषा थे, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, उसको हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा पे, जो कि सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 क्या कहता है? यहाँ पे साधारण स्पष्टीकरण की परिभाषा दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आईपीसी की धारा 6 में कही गई थी। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीएनएस। आईपीसी कब की है? 1860 की। बीएनएस कब की है? 2023 की। ठीक है, तो आप लोगों को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। टॉपिक नया है, पेपर भी आपका कई सालों बाद होने वाला है, तो आप समझिएगा टॉपिक नया है तो इम्पोर्टेंट कितना हो सकता है। आपके सिलेक्शन में ये टॉपिक जो है अहम रोल निभाने का प्रयास करेगा, तो इसलिए जो है आप लोग एकदम मंथन से और जुट जाइए, देखा जाता है। तो चलिए जो है नेक्स्ट धारा की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट धारा इसमें क्या है? सेक्शन 3 का पहला देखते हैं क्या है इसमें। संहिता, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है संहिता की दी गई, ठीक है, इस संहिता में दी गई अपराधों, सॉरी ये तो गलत लिख दिया यार, यहाँ पे क्या होगा? अपराधों की परिभाषा को अध्याय 3 में साधारण अपवाद बचाव के अधीन माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए क्या कह रहा है। यदि 7 साल से कम आयु का बच्चा है और कोई अपराध कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। अध्याय जब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर चलेगा तो उसमें जो है हम लोग बताएंगे कि क्यों नहीं माना जाएगा। किस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि 7 साल से कम आयु का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, और क्यों नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो कारण नहीं दिया गया है क्यों नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि इस संहिता में दी गई अपराध की परिभाषाओं को अध्याय 3 के अधीन माना जाएगा। तो अध्याय 3 में क्या कहा गया है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जब हम लोग आपको अध्याय 3 पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से इस टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। अगली धारा क्या कहती है? अगली धारा है आपका जो है सेक्शन 3 का 3। यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, ठीक, पति या पत्नी, सेवक या नौकर, लिपिक अर्थात क्लर्क के कब्जे में है तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति की मानी जाएगी जिसके कब्जे में वह जमीन है, वह संपत्ति है। ठीक है, ये आपकी बीएनएस की धारा कौन कहती है? सेक्शन 3 की 3 कहती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है, ये आईपीसी में जो है 27 धारा कौन सी थी? 27 धारा थी। 27वीं जो धारा थी वो आपका इससे रिलेटेड था, और बीएनएस में ये आपको जो है सेक्शन 3 का सब कॉजेज 3 कर दिया गया है। अगली धारा को देखते हैं। अगली धारा क्या कहता है? सेक्शन 3 का 5, समान आशय और समान उद्देश्य। समान आशय और समान उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? जब कोई क्रिमिनल एक्ट कोई व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होगा, मानो एक ने ही वह अपराध किया है। समझ में आया? समान आशय क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है जब कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा अपने समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होगा। ठीक है, जैसे 4-5 लोग मिलके जो है कि कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो जो है 4-5 लोग जो है अपराधी होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ जितने भी लोग होंगे वो सभी आपके अपराधी की श्रेणी में आएंगे। ये आपका कौन सा धारा कहती है? धारा 3 का सब कॉजेस 5 कहता है। ये आपका आईपीसी में कौन सी धारा थी? आईपीसी में जो धारा थी ये है आपकी 34। ठीक है, नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा क्या कहता है आपका? नेक्स्ट धारा कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य अर्थात कार्य का लोभ, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य अर्थात कार्य का लोभ परिमाण कारित या फिर प्रयत्न करता है तो वो जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य का या कार्य का लोभ करता है या
प्रयास करता है या प्रमाणित करता है, तो आपका मान के चलिए वो व्यक्ति जो है अपराधी की श्रेणी में आएगा। ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है सेक्शन 3 की 7। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज का जो क्लास है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, हम लोग जो है बीएनएस टॉपिक को कवर कर रहे हैं 2023। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, क्या हम सुधार और कर सकते हैं वो भी आप लोग जो है कमेंट में बताइए, तो हम लोग जो है सुधार करेंगे। ठीक, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।